Hello everyone. This is the third lecture of the geography series, and these geographical lectures are relevant for your IAS examination, your state examination as well as your optional subject. तो ये तीनों में ही relevant है. अदरवाइज इनके अलावा भी आप किसी और एग्जाम की तैयारी करें, बी इट CAPF, बी इट CDS, जहां पर भी ज्योग्राफी आएगी तो ये सारे लेक्चर्स, क्योंकि दीज आर दी कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स and these are relevant wherever you will find geography in your examination. All right, chalo moving ahead. In the previous two lectures we had discussed atmosphere, its composition and structure. In the second lecture we had discussed the heat budget of the earth and the changing season over the earth's surface. तो ये दो कॉन्सेप्चुअल वीडियो हमने दो क्लासेस में कवर किए. In the today's class we are supposed to cover the motion of the air, and the resultant motion will result into the creation of 7 pressure belts over the earth's surface, and along with these pressure belts we will find कि there is a primary circulation system over the earth. तो ये जो प्राइमरी सर्कुलेशन है, जो प्लैनेटरी सर्कुलेशन सिस्टम है, इनको भी हम समझने का आज एक प्रयास करेंगे. ऑलराइट, और शुरू के जो 5 मिनट हैं वीडियो के, ये हम डिवोट करेंगे जो लास्ट के 2 वीडियोस हैं उनको एक बार क्विकली रिवाइज करने के लिए और पिक्टोग्राफिकली उनको समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि एज आई ऑलरेडी सेड कि ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन. द मोर पिक्चर्स एंड द वीडियोस यू आर गोइंग टू वॉच, द मोर क्लैरिटी यू विल बी हैविंग. तो इस तरीके से हम ज्योग्राफी को अप्रोच करने का एक थोड़ा सा सरल और एक नया मेथड को अपनाएंगे. ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द एटमॉस्फेयर पार्ट. हमने एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर में डिस्कस किया कि प्राइमरीली देयर आर 4 लेयर्स, बट समवेयर इट हैज बीन रिटन देयर आर 5 लेयर्स. ऑलराइट, वी विल नॉट ड्वेल इनटू दैट और इस पे कोई ज्यादा डिबेट नहीं करेंगे. द बॉटम मोस्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड देन थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. ये 5 लेयर्स हैं. हम ट्रोपोस्फेयर को जानते हैं क्योंकि दिस लेयर कंटेन्स maximum concentration of the gases which are greenhouse. Some of them are greenhouse in their character, and we are having water vapor which is mostly concentrated in the troposphere. And because of the concentration of greenhouse gases and water vapor, this particular layer is having weather phenomena or cloud formation. We could observe thunderstorm in this layer. तो ये फिनोमिना, ये जो लेयर है, ये सबसे वाइब्रेंट है इन द टर्म्स की इसमें सारे वेदर क्लाइमेट के फिनोमिना अगर होंगे. बियॉन्ड दिस लेयर वी कुड सी कि एक स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है जिसके अंदर ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, O3, which itself is a greenhouse gas, और ये सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगी. और इसी की वजह से स्ट्रेटोस्फेयर में वी कुड सी देयर इज अ सर्ज इन द टेम्परेचर एज वी गो अपवर्ड, while the phenomena is reverse in the troposphere, जहां पे हाइट के साथ टेम्परेचर घटता हुआ दिखेगा, which we have read कि इसको बोलते हैं हम normal lapse rate. While in stratosphere we could observe the phenomena of negative lapse rate or temperature inversion. When we go in the mesosphere, again temperatures start decreasing with the increase in height. और इस लेयर में मेसोस्फेयर हैज कम फ्रॉम द वर्ड, यहां पे क्योंकि meteorites and meteors start burning, तो इस लेयर में the falling object over the earth's surface will face the frictional force of the atmosphere, and because of that frictional force they will start burning. और इसकी वजह से यहां पे हम देखते हैं कि मेसोस्फेयर हमने इसका नाम रख दिया. Beyond this layer, when we see कि thermosphere is there, and in between the thermosphere there is a ionosphere where there is the availability, maximum concentration of ions is there. Because there are ions, तो हम यहाँ पे सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, वो कम्युनिकेशन में हमको हेल्प करते हैं. तो दिस लेयर कंटेन्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, सैटेलाइट्स, और जितने भी हमारे ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स हैं आर्टिफिशियल जो हम अर्थ से लॉन्च करते हैं, वो इस लेयर पे ही मुख्य तौर पे पाए जाते हैं. साथ ही सिंस पार्टिकल्स आर इन देयर, गैसेस आर देयर और एलिमेंट्स आर इन देयर आयनिक फॉर्म, यहाँ पे एक फिनोमिना होता है जो अपर और लोअर लैटिट्यूड में, अपर लैटिट्यूड में बी इट इन दी नदर्न हेमिस्फीयर और इन दी सदर्न हेमिस्फीयर, आप अचानक से रात को देखोगे, इट विल लुक सो कलरफुल, इट विल लुक सो ब्राइट. अगर आप एक इमेज के द्वारा चीज को देखोगे तो दिस इज हाउ स्काई लुक इन दी अपर ऑल्टीट्यूड लैटिट्यूड्स. जैसे कनाडा है, रशिया है, स्कैंडिनेवियन नेशंस है, ऑस्ट्रेलिया है, इन जगहों पे स्काई का कलर रात को कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, पर्टिकुलरली नियर द नॉर्थ पोल एंड नियर द साउथ पोल. एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज ऑरोरा.
AURORA, एरोरा। तो इस फिनोमिना को, ये कलरफुल स्काई होने को बोला जाता है एरोरा। तो दिस कलरफुल स्काई इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन द एटमॉस्फेयर। So these are the various concepts and various phenomena associated with the atmosphere. Now moving ahead, as we discussed in the last class, कि अर्थ के ऊपर सीजन कैसे बदलते हैं। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल इमेज in which we have depicted Earth is revolving around the sun, and because of this revolution around the sun on its inclined axis, we could see there are many seasons. और इन सीजन में, जैसे लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, लेट्स स्टार्ट विद द सीजन व्हिच इज रनिंग राइट नाउ, दैट इज द विंटर्स, एंड इट इज विंटर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, व्हाइल इन द सदर्न हेमिस्फीयर देयर आर समर्स। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ द अर्थ विद रिस्पेक्ट टू द सन इन दिस पर्टिकुलर मंथ ऑफ द ईयर। और यहां पे हम देखेंगे सिंस बिकॉज ऑफ द इंक्लाइंड एक्सिस दिस फेस इज डायरेक्टली फेसिंग द सन, द सदर्न हेमिस्फीयर इज डायरेक्टली फेसिंग द सन, एंड बिकॉज ऑफ दिस we could observe there is summer in the southern hemisphere, particularly in the Chile, Argentina, South Africa and Australia. तो इस तरीके से हम southern summers and northern winters को समझते हैं। Since in the northern hemisphere where India is located, we could see कि हम सन से थोड़ा सा दूर हैं। ठीक है, अब विंटर्स में जहां पे नॉर्थ पोल पे ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स ऑफ नॉर्थ विंटर्स वी कुड सी नॉर्थ पोल इज अवे फ्रॉम द सन, एज वी कुड ऑब्जर्व हियर नॉर्थ पोल इज away from the sun. Since north pole is away from the sun, it will face perpetual darkness throughout the day. 24 घंटे यहाँ पे रात है, और ये रात तब तक रहेगी जब तक ये दूर रहेगा सन से, until and unless summers will come, और जब जून का महीना आएगा तब जाके सनलाइट एक्सपीरियंस करेगा नॉर्थ हेमिस्फीयर। बिकॉज ऑफ दिस इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ, नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में हम देखते हैं कि बर्फ जमी हुई है, वेदर इट इज आर्टिक और इट इज द एंटार्क्टिका। ऑलराइट, तो यहां पे हम देखेंगे कि सिंस इट इज नाउ फेसिंग द सन, तो नॉर्थ में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स आ गई हैं, और नॉर्थ पोल में दिन की शुरुआत हो चुकी है, और ये दिन रहेगा अगले 6 महीने तक, जब तक नॉर्थ पोल दूर नहीं चला जाता सन से। और साउथ पोल, व्हाइल ऑन द अदर हैंड, अगर आप कंट्रास्ट देखोगे, साउथ पोल विल फेस परपेचुअल डार्कनेस व्हेन नॉर्थ पोल विल फेस द लाइट, क्योंकि अब ये सन से दूर चला गया। एंड बिकॉज ऑफ दिस इंक्लिनेशन वी वर टॉकिंग यस्टरडे, कि जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सीजनल वेरिएशन इज देयर। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम, इट हैज बीन पुट अप ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप। द नेम ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप इज ज्योग्राफी HPAS। ऑलराइट, इस टेलीग्राम ग्रुप में हम जो डिस्कशन कर रहे हैं क्लासेस में, इन डिस्कशन के रेलिवेंट नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डले हुए। ऑलराइट, आप इनको अवेल कर सकते हैं। नोट्स का मतलब है मोस्टली दे आर द पिक्चर्स, मोस्टली दे आर पिक्चर, अलोंग विद द पिक्चर सर्टेन टेक्स्ट इज आल्सो बीइंग शेयर्ड देयर। जो PDF फॉर्मेट में जो नोट्स मेरे से संभव हो पा रहा है, आई एम पुटिंग दैट इन द टेलीग्राम चैनल। तो इस तरीके से हम चीजों को कवर करेंगे। ऑलराइट, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंक्लिनेशन रेवोल्यूशन ऑन द इंक्लाइंड एक्सिस, वी हैव ऑब्जर्व्ड अर्थ को 3 जोन में डिवाइड किया गया है, और ये जो 3 जोन है टेम्परेचर के, इन जोन का नाम रखा गया, द ग्रीन वन इज टॉरिड जोन और द ट्रॉपिकल जोन विच इज एक्सपीरियंसिंग द मैक्सिमम ऑफ द इंसोलेशन फ्रॉम द सन। While on the other hand, as we go beyond these tropics, which is Cancer and Capricorn, we could see there is a moderate temperature in this zone. Since moderate temperature is there, so it has been named as temperate zone. जहां moderate है temperature. Beyond the temperate zone, that is beyond the 66 degree north and 66 degree south, it is known as Arctic Circle and the Antarctic Circle. जैसे ही हम इनको क्रॉस करेंगे, तो we could see permafrost region. 12 महीने बर्फ जमी हुई है, and this region is known as the frigid zone, FRIGID, frigid zone. तो ये हम 3 टेम्परेचर के जोन देखते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर। There is few more vocabulary I would like to introduce today is the temperate zone could itself be divided into 2 part. टेम्परेट जोन जो जनरली माना जाता है 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ से स्टार्ट हो जाता है, उसको भी लैटिट्यूडनली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, और टेम्परेचर वाइज 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। दिस सदर्न पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज वार्म टेम्परेट। देखो ये शब्द आप पढ़ोगे लेकिन इसका मतलब कहीं नहीं मिलता। वार्म टेम्परेट, वार्म टेम्परेट के कैरेक्टर क्या है? इंडिया की अगर मैं पोजीशन बनाऊं, दिस इज इंडिया, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, यूपी, बिहार, अपर पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द नॉर्थ ईस्ट is in the warm temperate region. Warm temperate का कैरेक्टर क्या है? Cold winters,
हमारे वहां विंटर्स कोल्ड है, while in this southern India which is beyond the tropic of Cancer, इसके नीचे ट्रॉपिकल जोन है, पूरे साल हाई टेम्परेचर पे। जैसे मुंबई के लोगों से आप बात करो, चेन्नई के लोगों से बात करो, तो दे विल सी कि वहां सर्दियां नहीं आती। हाँ, सर्दियों में बस पंखा नहीं चलाना पड़ता है, बट दे डू नॉट नीड टू वेयर विंटर क्लोथिंग। ऑलराइट, लेकिन नदर में हमने जो है गाने बन रहे दिल्ली की सर्दी। ऑलराइट, तो विंटर्स आर वेरी कोल्ड इन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, व्हाइल समर्स आर हॉट समर्स। तो कंट्रास्टिंग वेदर है, इतना ज्यादा डिफरेंस है। कोल्ड विंटर्स एंड हॉट समर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। इंडिया का नदर्न पार्ट इज द वार्म टेम्परेट, समवेयर इट इज ऑल्सो बीन कॉल्ड एज सब ट्रॉपिकल। इन शब्दों के मायनों को समझो, इन शब्दों के मतलब को समझो। ऑलराइट, दे विल बी used many times in our geography classes and they have been used in your respective notes, NCERTs or the other reference book, लेकिन उसका मतलब नहीं पता होता हमें। ठीक है, सब ट्रॉपिकल का मतलब जो थोड़ा ट्रॉपिकल जैसा है। थोड़ा ट्रॉपिकल मींस गर्मियां तो बहुत ज्यादा है लेकिन सर्दियां भी आ गई, तो प्योर ट्रॉपिकल नहीं है। प्योर ट्रॉपिकल और टॉरिड इज वेयर देयर इज नो फिनोमिना ऑफ विंटर मंथ, टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, but in the subtropical we could see temperature is high during the months of summers, while in the winters temperature is low. All right, so these two characteristics makes the climate warm temperate or subtropical climate. All right, beyond the warm temperate का zone क्या है? 25 to nearly 45. तो इंडिया इसी जोन में है, नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। लोअर पार्ट ऑफ यूरोप, फ्रांस, इटली, लोअर पार्ट ग्रीस, ये सब इसी एरिया में है। इजिप्ट, अल्जीरिया, लीबिया, सदर्न पार्ट ऑफ यूएसए, सदर्न यूएसए, वो सारा वार्म टेम्परेट क्लाइमेट है। ऑलराइट, इनके बियॉन्ड अगर हम चले जाएं, बियॉन्ड द 45 डिग्री लैटिट्यूड, वी विल सी द क्लाइमेट इज कोल्ड टेम्परेट। कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट इज है। कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट की क्या कैरेक्टर्स है? कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट के अंदर जो समर्स हैं वो मॉडरेट होते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती। मॉडरेट समर्स एंड चिलिंग विंटर्स, विंटर इन विंटर स्नोफॉल विल बी एक्सपीरियंस्ड। तो कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट के दो कैरेक्टर हैं, मॉडरेट समर्स। अच्छा, मेक एन हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स विद मी, क्योंकि मैंने बोला है मैं डिक्टेट नहीं करूंगा, आई विल बी मेकिंग डायग्राम्स, और ये शॉर्ट फ्लो चार्ट्स एंड नोट्स के फॉर्मेट में चीजें मिलेंगी, इसी से आपको सारी चीजें याद रखनी है। ऑलराइट, एग्जामिनेशन में अगर आपने प्रीलिम्स देना है तो आपको यही क्रिस्प इंफॉर्मेशन एंड क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट इज रिक्वायर्ड। बहुत बड़े बड़े टेक्स्ट पढ़ना विल नॉट ब्रिंग यू क्लैरिटी। उन टेक्स्ट को पढ़ने से अच्छा है वीडियोस को दोबारा से देख लो। ऑलराइट, तो क्लैरिटी विल बी देयर। और हमने फ्लो चार्ट आई विल बी गिविंग, और इनके अलावा जो टेक्स्ट में लिखने वाला डिटेल मटेरियल है आई विल बी फ्लोटिंग इन आवर रिस्पेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप। ऑलराइट, द सेकंड कैरेक्टर फॉर द कोल्ड टेम्परेट इज snowfall in winters. Snowfall in winters. Examples. Example: Northern Europe, northern part of France, Spain, Germany, United Kingdom, Britain. Alright, तो इन सारी जगहों पे कोल्ड टेम्परेट। स्कैंडिनेवियन नेशंस कोल्ड टेम्परेट, कनाडा कोल्ड टेम्परेट, अपर पार्ट ऑफ यूएसए, न्यूयॉर्क कोल्ड टेम्परेट, ठीक है, सिएटल कोल्ड टेम्परेट। तो इन सारी जगहों पे कोल्ड टेम्परेट वेयर विंटर्स विल बी एक्सपीरियंस इन वेयर स्नोफॉल विल बी एक्सपीरियंस इन द मंथ्स ऑफ विंटर्स। ऑलराइट, तो दीज आर द वेरियस कॉन्सेप्ट पर्टेनिंग टू द लास्ट टू लेक्चर्स वी हैड कवर्ड। नाउ मूविंग अहेड to the another part of this topic, that is the circulation of the air over the earth surface and at the upper surface, कि हवा किस प्रकार से चल रही है सरफेस पे और अपर सरफेस पे। ठीक है, तो वो वाले कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। नाउ मूविंग अहेड, जब हम अर्थ के सर्कुलेशन की बात करते हैं तो फर्स्टली हमने एयर के मोशन को देखना है कि मोशन ऑफ द एयर दो दिशा में, कल हमने समझा था कि कन्वेक्शनल एंड एडवेक्शनल, दीज वर द टू टर्म्स वी हैड कॉइन्ड इन द स्टडीज क्लास, जिसमें हमने समझा था कि दो तरीके से एयर जाती है। उसको थोड़ा सा रिआइट्रेट करते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द अनदर कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद दिस मोशन ऑफ द एयर।
So one of the motion of the air is the convectional motion. In the convectional motion we have read कि हवा का ऊपर को उठना या नीचे को बैठना, that is the upward and downward motion. Both are put under the category of convectional currents. तो convectional ऊपर का उठना और नीचे को बैठना, convectional. ये vertical motion है, driven by the temperature and the dynamic factors. Firstly, we will be picking up the temperature. Secondly, after that, we will be picking how dynamic factor is shaping the motion of the air. Alright. तो ये जो motion of the air है, इसका हमने एक उदाहरण भी दिया. उदाहरण ये था कि अगर आप एक पानी को गर्म करते हो और जब वो पानी गर्म होता है तो you could observe कि जो particles हैं water के वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ पैन में उठने लगते हैं, और अगर आप उनको ऑब्जर्व करो तो वो पैन में उठेंगे एंड दे विल स्प्रेड लाइक दिस एंड अ न्यू पार्टिकल विल रिप्लेस देम एट द बॉटम. तो इस तरीके से एक मोशन स्टार्ट हो जाता है जिसको बोला जाता है कन्वेक्शनल मोशन, और इसके द्वारा ही पूरा पानी या कोई भी लिक्विड पार्ट गर्म हो जाता है. कन्वेक्शनल मोशन इज द फिनोमिना ऑफ लिक्विड एंड गैसियस मीडियम वेयर देयर इज अ स्कोप ऑफ मोबिलिटी. ऑलराइट, तो ये जनरली गैसेस में पाया जाता है. इसी के द्वारा एटमॉस्फेयर गर्म भी होता है. हमने जब लास्ट क्लास में देखा था हीट बजट ऑफ द अर्थ में, तो हमने देखा कि इसी के द्वारा एटमॉस्फेयर वार्म अप होता है. दूसरी तरफ एक और मोशन है जिसको बोला जाता है एडवेक्शनल मोशन. इट इज हॉरिजॉन्टल इन कैरेक्टर. You can write it down. It is horizontal in character, and along with the horizontal in character, advectional motion को हम बोला जाता है कि it is driven by the pressure difference. It is driven by the pressure difference. Just write it down. Driven by the pressure difference. So these two motions are advectional and convectional. अगर मैं इनको अर्थ सरफेस पे बनाने का एक प्रयास करता हूं तो वहां से आपको बात समझ आ जाएगी कि किस प्रकार के मोशन को एडवेक्शनल बोला जा रहा है और किस प्रकार के मोशन को कन्वेक्शनल बोला जा रहा है. देखो, दिस इज द एटमॉस्फेयर अराउंड द सन अर्थ. लेट मी सेट द ब्राइटनेस. आई गेस इट इज टू ब्राइट. ऑलराइट, तो अगर हम एटमॉस्फेयर को देखें अर्थ के अराउंड, तो एटमॉस्फेयर में आप देखो द एटमॉस्फेयर विच इज नियर टू द अर्थ सरफेस, विच हैज बीन स्टिक्ड टू द अर्थ सरफेस, वहां पे डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है एटमॉस्फेयर की, विच वी हैड डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास. क्योंकि यहां पे एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा थिक है. Because of the gravitational pull of the earth, atmosphere is attached with the earth surface. लेकिन ये ग्रेविटी का जो पुल है ये with the increase in altitude, हाइट बढ़ने के साथ घट रहा है. तो अर्थ की जो क्षमता है एटमॉस्फेयर को बांध के रखने की, वो क्षमता भी घटती जा रही है. क्योंकि वो क्षमता घटती जा रही है तो I have depicted this capacity of earth to hold the atmosphere in the format of interspacing between the gases. तो जो गैस है उनके बीच का गैप बढ़ रहा है जैसे ही वो अर्थ से दूर जा रही है, क्योंकि एटमॉस्फेयर की वो कैपेसिटी खत्म हो रही है. अर्थ की वो कैपेसिटी खत्म हो रही है कि वो एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रख सके. तो हमने यहां पे डिपिक्ट किया कि एटमॉस्फेयर इज dense near the earth surface and its density will decrease as we go up in the atmosphere. और जिसकी वजह से इसी चेंजिंग डेंसिटी की वजह से हमने एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसका नाम रखा उस कॉन्सेप्ट का नॉर्मल लैप्स रेट, कि टेम्परेचर विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट बिकॉज ऑफ दिस डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर. ऑलराइट, अब इसी एटमॉस्फेयर के अंदर हम दो कॉन्सेप्ट समझेंगे, कन्वेक्शनल एंड एडवेक्शनल. अगर एयर, मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया, उदाहरण दिया कि अगर अर्थ सरफेस पे बहुत हाई टेम्परेचर रिसीव हो रहा है सन से, जो पर्टिकुलरली ट्रॉपिकल एरियाज का फिनोमिना है जो सन के सामने है, बहुत गर्मी है और उस गर्मी के कारण एयर ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाती है. क्यों?
क्योंकि हमने पढ़ा था कि पानी अगर गर्म करना है तो आप पानी के पार्टिकल्स को, बबल्स को देखोगे ऊपर की तरफ उठ रहे होते हैं। ऐसे ही एयर जब अर्थ से गर्म होती है, और हमको पता है कि जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर है, वो अपनी मैक्सिमम हीट अर्थ से रिसीव करता है। कल हमने हीट बजट में ये देखा कि 34% ऑफ द हीट इज रिसीव्ड बाय द एटमॉस्फेयर फ्रॉम अर्थ, 14% ऑफ द हीट इज रिसीव्ड बाय द एटमॉस्फेयर फ्रॉम सन। तो मैक्सिमम हीट इज रिसीव्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो जैसे ही हीट रिसीव हुई, ये पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव करेगा, और जब ये मूव करेगा तो इस मोशन को क्या बोला जाएगा? कन्वेक्शनल मोशन। ऊपर मींस ये 2 डायमेंशनल बोर्ड है, तो इसमें आपको लगेगा कि शायद हॉरिजॉन्टल जा रहा है। ऊपर का मतलब एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ को लिफ्ट होना, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ जो लिफ्टिंग है, दिस लिफ्टिंग इज कन्वेक्शनल करंट, क्योंकि हाई टेम्परेचर है। तो मींस हाई टेम्परेचर में एयर का मोशन होगा अपवर्ड, अपवर्ड मोशन ऑफ एयर। ये जनरली ड्रिवन होगा ट्रॉपिक्स में। ये फ्लो चार्ट आप मेरे साथ बनाते जाइए। जब आप इनको रिवाइज करोगे तो यू विल एबल टू रिकॉल ऑल द कॉन्सेप्ट व्हिच वी हैड डिस्कस्ड इन द क्लास, ठीक है। जस्ट मेक द फ्लो चार्ट एंड एंजॉय द सब्जेक्ट। तो देखो, हाई टेम्परेचर में एयर ऊपर उठती है, एयर ऊपर उठती है जनरली ट्रॉपिकल एरियाज में, क्योंकि वहां पे अभी हमने समझा कि ज्यादा हीट रिसीव है। दूसरा पहलू देखो इसका, अब जब हाई टेम्परेचर में एयर ऊपर उठेगी तो लो टेम्परेचर में नीचे भी बैठेगी। तो लो टेम्परेचर में एयर डाउनवर्ड मोशन में आती है, और डाउनवर्ड मोशन को और अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? सबसिडेंस ऑफ एयर, सबसिडेंस ऑफ एयर, एयर का नीचे बैठना। अपवर्ड मोशन ऑफ एयर इज राइजिंग ऑफ द एयर, ठीक है। तो राइजिंग डाउनवर्ड मोशन ऑफ द एयर लो टेम्परेचर पे कहां पे होगा? जनरली हायर लैटिट्यूड्स या पोल्स के पास में, फ्रिजिड जोन में, ठीक है। तो फ्रिजिड जोन में एयर ऊपर को उठेगी, नीचे को बैठेगी, डाउनवर्ड मोशन इज देयर, लो टेम्परेचर इज देयर। और जहां ज्यादा टेम्परेचर है वहां पे एयर ऊपर को उठेगी, दैट इज द ट्रॉपिकल एरिया। तो कन्वेक्शनल मोशन हमने समझा कि इक्वेटर पे तो ज्यादा गर्मी है, एयर ऊपर को उठेगी। पोल्स में कम गर्मी है तो एयर नीचे को बैठेगी, क्योंकि ठंड बहुत है। जब ठंड होती है तो एयर डेंस हो जाती है, एयर डेंस हो जाती है तो एयर नीचे बैठ जाती है। अब एयर आप देखो, गर्मी के कारण एयर ऊपर को क्यों उठी? गर्मी पड़ी, एयर यहां भी तो जा सकती थी, एयर यहां भी जा सकती थी, लेकिन एयर ने प्रेफर किया रूट अपवर्ड मोशन का। देयर इज अ फिजिक्स बिहाइंड इट। मैंने यही बोला, ज्योग्राफी में फिजिक्स यूज करेंगे, उतनी ही यूज करेंगे जितनी की आवश्यकता है। फिजिक्स में पीएचडी नहीं करेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी में पीएचडी करेंगे, फिजिक्स को बस समझ लेंगे ज्योग्राफी को हेल्प करने के लिए। चलो, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो हमने देखा कि एयर ऊपर को उठने के पीछे कारण समझो। आप सिंपल एक उदाहरण लो लाइफ का। एक बैलून है जिसमें हाइड्रोजन भरी हुई है, और बच्चे ने जैसे ही वो बैलून खरीदा और छोड़ा, वो बैलून ऊपर की तरफ वो उड़ गया एटमॉस्फेयर में। हाइड्रोजन वाला बैलून, हीलियम वाला भी ऊपर की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हीलियम, दिस इज बैलून, लेट सपोज इस बैलून में हाइड्रोजन है, आसपास की एयर में नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और अदर गैसेज है। इसकी डेंसिटी ज्यादा है आसपास की एयर की। The air surrounding the balloon is of high density, while the air inside the balloon is of hydrogen, which is just having very low density या very low atomic weight. इसका एटॉमिक वेट कम है तो ये ऊपर की तरफ को जाता है। अगर आप पानी के अंदर इस पेन को डुबाओगे तो इट विल इमर्ज इन द वाटर। अगर आप पानी के अंदर एक बैलून को डुबाओगे कभी नहीं डूबेगा, क्योंकि बैलून के अंदर सिंपल एयर, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो ज्यादा डेंसिटी वाला आइटम हमेशा सिंक करता है, कम डेंसिटी वाला आइटम ऊपर को उठता है। इसको बोला जाता है कि फोर्स ऑफ बायंसी। इस शब्द को याद रखना, बायंसी, फोर्स ऑफ बायंसी। बायंसी लगेगा जब ऑब्जेक्ट लाइटर इन डेंसिटी है। जैसे मान लो एक वुडन पीस है,
वुडन पीस को आप पानी में डुबाओ कभी नहीं डूबेगा, लेकिन आप एक लोहे की कील को डुबा दो वो डूब जाएगी, क्योंकि द आयरन इज हैविंग हायर डेंसिटी देन द वाटर व्हाइल द वुड इज हैविंग ऑफ लो डेंसिटी, तो वो वुड नहीं डूबेगी। ठीक है, तो बायंसी के कारण एयर पार्टिकल ऊपर की तरफ को बाउंस होते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ बायंसी, इट विल राइज अपवर्ड, क्योंकि वो गर्म पार्टिकल है एयर का, हीट रिसीव करी ना इस पार्टिकल ने, तो जैसे ही इस पार्टिकल ने हीट रिसीव करी ये एक्सपेंड हो गया, जैसे ही एक्सपेंड हुआ तो इसके आसपास की एयर के कंपैरेटिवली इट विल बिकम लाइटर। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, नहीं समझ आया रिवाइंड दी वीडियो अगेन। ऑलराइट, इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। देखो जी, ये पार्टिकल है, इसने हीट रिसीव करी अपने सराउंडिंग से, जैसे ही सराउंडिंग से हीट रिसीव करी इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम, राइट डाउन दी फ्लो चार्ट, वॉल्यूम इंक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस, राइजेस अपवर्ड, सिंपल फंडा, राइजेस अपवर्ड। ऑलराइट, तो वॉल्यूम इंक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज, इट विल स्टार्ट राइजिंग अपवर्ड। रिवर्स इज द केस, और ये वॉल्यूम क्यों इंक्रीज हुआ? टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, density decreases, density decreases, it will rise upward. Reverse is the case in the frigid zone, temperature decreases, volume decreases, density increases, falls down. तो दो प्रकार के मोशन ऑफ एयर पढ़ लिए, कन्वेक्शनल अपवर्ड, कन्वेक्शनल डाउनवर्ड। मींस वर्टिकल है, हवा नीचे बैठी या ऊपर उठी, तो दीज टू मोशंस आर कन्वेक्शनल इन देयर कैरेक्टर। ठीक है, तो कन्वेक्शनल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ज्योग्राफी में कोई बच्चा को नहीं समझ आता तो ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आते। उसके बाद जी बच्चे पूछते हैं जी प्रेशर बेल्ट नहीं समझ आया, जी एयर सर्कुलेशन नहीं आया। भैया आपको एयर और प्रेशर बेल्ट नहीं, आपको ये मोशन ऑफ एयर नहीं समझ आया, जिसकी वजह से प्रेशर बेल्ट, अब टीचर्स क्लास में क्या पढ़ाएंगे, सीधे प्रेशर बेल्ट पढ़ा देंगे बिल्कुल इस फ्रीक्वेंसी में, है ना, या आपको विंड सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ाएंगे इस फ्रीक्वेंसी में। आई एम स्टार्टिंग द लेक्चर फ्रॉम हियर, क्योंकि ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट इधर है, इधर तो मेंस के टॉपिक है आईएएस के, इधर तो आपके ऑप्शनल के टॉपिक्स हैं। ये समझ आ गए तो सब समझ आ जाएगा। ऑलराइट, चलो कन्वेक्शनल मोशन दो प्रकार का है, अपवर्ड, अपवर्ड के केस में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, डेंसिटी डिक्रीज होती है और एयर ऊपर की तरफ राइज करती है। ये जनरली फिनोमिना है ट्रॉपिक्स का, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। दूसरी बात, कन्वेक्शनल है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड में टेम्परेचर घट गया जैसे नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, वॉल्यूम घट गया, एयर विल बिकम डेंस। जो पार्टिकल इतना बड़ा था आज वो इतना सा रह गया, जैसे इतना सा रह गया इतना भारी हो गया कि नीचे गिर गया, नीचे गिर गया तो मींस डेंसिटी इंक्रीज, डेंसिटी इंक्रीज मींस फॉल्स डाउनवर्ड या सबसिडेंस, फॉल्स डाउन। तो these are the two motion of air. One is the phenomena of tropics, other is the phenomena of nearly frigid zone. तो this convectional motion of air is driven by the temperature. और भी फैक्टर है, आज हम टेम्परेचर समझ रहे हैं। टेम्परेचर। Alright, now coming to the other motion of air. अब समझो जी एडवेक्शनल, एडवेक्शनल जिसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल। जमीन पे हवा चली तो हॉरिजॉन्टल, अगर सीलिंग पे, रूफ पे हवा चली तो भी हॉरिजॉन्टल। द नेचर शुड बी हॉरिजॉन्टल। ऑलराइट, कैसे देखा जाएगा जी? हॉरिजॉन्टल कब होगा? जब प्रेशर होगा, प्रेशर का डिफरेंस होगा, मींस कोई एक फोर्स है जो एयर को खींच रहा है, दैट फोर्स इज द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, प्रेशर डिफरेंस फोर्स। ऑलराइट, अब जैसे जनरली एडवेक्शनल मोशन इज ड्रिवन बाय द pressure difference, or we could say gradient, and air will move from high pressure to low pressure, high pressure से low pressure पे एयर जाएगी। एग्जाम्पल, सिलेंडर में से एयर बाहर निकलती है, अंदर नहीं जाएगी,
क्यों? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वहां बिल्कुल डेंसली एयर पैक्ड है, जैसे ही थोड़ा सा स्कोप निकला मिला, एयर बाहर निकल गई। टायर के अंदर आप एयर को मैन्युअली अंदर नहीं डाल सकते, ठीक है? अगर उसमें पंक्चर हुआ तो एयर अंदर से बाहर आएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो एयर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। तो दिस मोशन ऑफ एयर फ्रॉम हाई टू लो इज एडवेक्शनल, ठीक है? अर्थ सरफेस पे आप समझो इसको कैसे होता है। मान लो दिस इज द जोन ऑफ लो प्रेशर, दिस इज द जोन ऑफ हाई प्रेशर। अब यहां पे लो क्यों हुआ? इक्वेटर पे, ट्रॉपिक्स पे इतनी गर्मी पड़ी, हवा ऊपर को उठ गई कन्वेक्शनल करंट के द्वारा। जैसे ही हवा ऊपर को उठ गई तो जमीन पे हवा की कमी हो गई, और जो हवा के द्वारा लगाया हुआ प्रेशर था, अब देखो मैंने कल आपको क्लास में बताया कि जो अर्थ का सरफेस है, ठीक है, उसके ऊपर अर्थ के सरफेस पे जहां मैं खड़ा हूं, जहां आप बैठे हैं या खड़े हैं, आपके ऊपर एयर का एक प्रेशर फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर के ऊपर, क्योंकि अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, इन गैसेस का कुछ वेट है, और बिकॉज ऑफ देयर वेट दे आर एक्सर्टिंग अ प्रेशर। प्रेशर को सरल भाषा में बोला जाता है फोर्स। तो आपके ऊपर एयर का कुछ वजन रखा हुआ है आपके ऊपर, उस वजन के कारण आप 1 किलोग्राम वेट पर सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास फील करते हो, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर। अब जैसे अगर ये एयर ऊपर को राइज करने लगी आज, तो आप पे थोड़ा सा प्रेशर कम फील होगा, क्योंकि एयर नीचे की जगह ऊपर को जा रही है अभी, ठीक है? तो लो प्रेशर विल बी एक्सपीरियंस्ड ओवर द इक्वेटर, और कन्वेक्शनल करंट ऊपर को चलेंगे। फ्रिजिड जोन, जहां मैंने बताया एयर इतनी ठंडी है कि डेंस हो गई और नीचे की तरफ बैठने लगी। जब वो नीचे की तरफ बैठेगी तो एक तो उसका ऑलरेडी अपने वजन से वेट फील हो रहा था, दूसरा एयर आपको दबाने की कोशिश कर रही है, आप पे प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, ठीक है? जैसे एग्जांपल लो डे टू डे लाइफ में, अगर कोई व्यक्ति सिंपली ऐसी लाई डाउन कर जाता है तो आप उसे इजीली लिफ्ट करते हो, लेकिन कई बार अगर व्यक्ति की मर्जी ना हो तो वो नीचे की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, आपको उठाने ही नहीं देगा। आप कभी छोटे बेबीज को उठाओ, ठीक है? इफ दे विल अलाउ यू, यू कैन इजीली लिफ्ट देम। इफ दे डू नॉट अलाउ यू, वो ना नीचे की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, आपको उठाने ही नहीं देंगे अपने आप को, ठीक है? तो सेम केस होता है एयर का। जब एयर नीचे को एक्सर्ट प्रेशर करेगी तो हाई प्रेशर विल बी एक्सपीरियंस्ड ओवर द फ्रिजिड जोन एंड लो प्रेशर विल बी एक्सपीरियंस्ड ओवर द ट्रॉपिकल एरियाज। अब दोनों में हो गया प्रेशर का डिफरेंस, लैटिट्यूड से प्रेशर का डिफरेंस। नाउ द एडवेक्शनल मोशन विल कम, नाउ द एडवेक्शनल मोशन फ्रॉम हाई टू लो, and this motion is known as advectional motion. This motion is known as convectional motion. तो ऐसे हम देखते हैं। अब है तो हॉरिजॉन्टल, आप ऐसा मत सोचो कि जी बोर्ड से ऊपर से नीचे उतार दी है, ये तो जो है अप टू डाउन गई। इट्स नॉट अबाउट दिस बोर्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट इन द रियल सेंस। ये तो 2 डायमेंशनल है, आई एम टॉकिंग अबाउट इन द 3 डायमेंशनल। थोड़ा सा 2D और 3D को विजुअलाइजेशन मुश्किल होती है। जैसे ही हमने ये ग्रीन बोर्ड को रिमूव करना है, तो अभी हमने पीपीटीज के द्वारा अलग अलग इमेजेस देखी थी, फाइनली हम फिर से इमेज देखेंगे पीपीटीज द्वारा, जिसमें आपको ये मोशन ऑफ द एयर क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट, जस्ट स्टे विद मी। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस पीपीटीज इन विच द मोशन ऑफ एयर हैज बीन डिपिक्टेड। ऑलराइट, तो इस तरीके से एडवेक्शनल कन्वेक्शनल मोशन को समझिए कि एयर दिख तो रही है कि नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ को आ गई, तो ये लेकिन सरफेस के ऊपर ही आई, जमीन पे चली ना, तो जमीन पे चली मींस एडवेक्शनल हॉरिजॉन्टल। अब देखो ये एयर एक और मोशन है, जब जमीन से एयर उठी तो यहां पे एक्यूमुलेट हो गई, जब यहां पे गई, यहां एयर जमीन पे बैठी तो यहां पे लॉस ऑफ एयर वाज देयर, तो यहां पे अगेन बन गया हाई प्रेशर और यहां अपर बन गया लो प्रेशर। एयर इज गोइंग फ्रॉम हाई टू लो। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। अगर ये डायग्राम समझ आ गया ना, आपके क्लाइमेटोलॉजी के ऑलमोस्ट सारे फंडे क्लियर हो गए आपको। फिर से क्लियर करते हैं। इक्वेटर पे गर्मी पड़ी, गर्मी पड़ी तो वेयर एवर देयर इज लॉस लो प्रेशर, एल फॉर लॉस, एल फॉर लो, याद रखो। वेयर देयर इज लॉस ऑफ एयर,
लो प्रेशर विल बी क्रिएटेड। हवा की कमी हो गई वहां पे जी, लॉस ऑफ एयर इज लो प्रेशर, हवा ऊपर को चली गई। जैसे ही हवा ऊपर को चली गई, एक प्रेशर क्रिएट हो गया यहां पे, हाई प्रेशर, वेयर देयर इज एक्सेस ऑफ एयर, हाई प्रेशर विल बी क्रिएटेड। यहां पे एक्सेस ऑफ एयर, ऑलरेडी जमीन पे हवा है, ऊपर से भी हवा आ गई, हाई प्रेशर। इसके करॉस्पॉन्डिंग जहां से लॉस हुआ था एयर का, वहां बन गया लो प्रेशर। लो प्रेशर ने आकर्षित किया इक्वेटर की हवाओं को, ऐसे खींच के लाई, यहां से इधर से खींच के लाई। अब एक सर्कुलेशन सिस्टम डेवलप हो गया, ये देखो इस तरीके से इक्वेटर पे एयर उठी, ऊपर को गई होल्स पे, और ऐसे एक सर्कुलेशन सिस्टम कवर हो गया। इसको बोला जाता है मोशन ऑफ एयर। ठीक है, इससे अभी मैं दोबारा से हीट बजट जोड़ूंगा, आगे के कनेक्टिंग टॉपिक भी कवर करेंगे। ऑलराइट, डन ये वाला कि मोशन ऑफ द एयर समझ आया। अब इसको मैं और आपको डायग्रामेटिकली समझाने का एक और प्रयास करता हूं, थोड़ी सी पिक्चर बदलते हैं, ठीक है, ताकि विजुअलाइजेशन क्लियर हो जाए। अब मैं फ्लैट सरफेस पे नॉर्थ एंड साउथ पोल डिपिक्ट करता हूं। 90 डिग्री साउथ इज योर साउथ पोल, 90 डिग्री नॉर्थ इज योर नॉर्थ पोल, इन बिटवीन देम इज योर इक्वेटर। इक्वेटर पे पड़ी जी गर्मी, गर्मी के कारण हवा उठी ऊपर को, कैसे उठी जी, कन्वेक्शनल मोशन था। ये डायग्राम समझ लो, इससे जो बाकी बचे कुछ डाउट है दे विल बी क्लियर। ठीक है, कन्वेक्शनल, यहां पे जी पड़ी ठंड, एयर बैठ गई नीचे, एयर ऊपर उठी, एयर नीचे बैठी, सारे कौन से हैं, कन्वेक्शनल मोशन, क्योंकि वर्टिकल है। इन कन्वेक्शनल मोशन के पीछे कारण क्या था, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। यहां पे फ्रिजिड जोन, लो टेम्परेचर। See, these flow charts and diagrams are the key to the geographic concepts, चाहे ऑप्शनल हो, चाहे जीएस हो, चाहे एनीथिंग, यही की है आपके कॉन्सेप्ट बनाने की। तो इनकी वजह से मोशन ऑफ द एयर इज डन। नाउ अब एयर यहां पे बन गया, लॉस ऑफ एयर इज देयर, लो प्रेशर, गेन ऑफ एयर इज देयर, हाई प्रेशर। क्यों, एयर एग्जैक्ट जहां पे एरो का मूव होगा, वेयर एवर देयर इज द डायरेक्शन ऑफ एरो, हाई प्रेशर विल बी देयर because excess of air is being coming, high pressure, low pressure, high pressure। अब इन्हीं के corresponding जहां जमीन पे लो, वहां जमीन से 10 किलोमीटर, दिस इज द अपर एटमॉस्फेयर, दिस इज द ट्रोपोपॉज, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ट्रोपोपॉज, वी कुड ऑब्जर्व हाई प्रेशर कुछ किलोमीटर के बाद, क्योंकि एयर नीचे से ऊपर को चलेगी सारी, यहां नीचे एयर चलेगी तो लो प्रेशर, लॉस ऑफ एयर, लो प्रेशर, लॉस ऑफ एयर, लो प्रेशर, एंड एयर विल अगेन गो फ्रॉम हाई टू लो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम इन द मोशन ऑफ एयर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वंस यू आर क्लियर विद दिस डायग्राम, वंस यू आर क्लियर विद ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस डायग्राम, यू आर थ्रू विद द ज्योग्राफी क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी का आपका फंडा बन चुका है। तो इस तरीके से अब ये और ये देखो, हॉरिजॉन्टल, जमीन पे हाई टू लो। अब इसके साथ में एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट कनेक्ट करूंगा, उस कॉन्सेप्ट के बाद आपको अपनी, अब देखो ये तो थी सारी गणित, फिजिक्स, ठीक है, इसका एप्लीकेशन आपको समझ नहीं आएगा लाइफ में। अब इसके द्वारा मोशन ऑफ एयर हुआ, वो आपको लाइफ में समझ आएगा कॉन्सेप्ट, ग्लोबल वार्मिंग रिलेट कर पाओगे आप। ठीक है, ऑलमोस्ट क्लाइमेटोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट ग्लोबल वार्मिंग की तरफ आपको लेके जाएंगे। तो दिस इज द एडवेक्शनल मोशन, हॉरिजॉन्टल इन कैरेक्टर। एडवेक्शनल मोशन, कन्वेक्शनल मोशन है, एडवेक्शनल। अब यही मोशन ऑफ एयर है। अब देखो एयर ऐसे घूम रही है, लाइक दिस, ये मोशन ऑफ एयर चल रहा है। अब इनकी खूबसूरती देखो,
यहां पे ठंड थी, हवा पोल्स से इक्वेटर पे आई, तो वहां से ठंडी हवाओं को इक्वेटर पे ले आई। इक्वेटर पे गर्मी बहुत थी, एयर ऊपर को उठी और पोल्स पे चली गई उस गर्मी को लेके। तो पोल्स पे थोड़ा सा मॉडरेट टेम्परेचर आ गया कि गर्म हवाएं इक्वेटर से आ गई। इक्वेटर पे गर्मी बहुत पड़ जाती, तो थोड़ी सी ठंडी हवाएं इक्वेटर से आ गई। इसको बोला जाता है कि नेचर ने बैलेंस बना रखा है अर्थ के ऊपर, क्योंकि नेचर को पता था कि जो ट्रॉपिकल एरियाज है वहां गर्मी बहुत पड़ती है 12 के 12 महीने, तो लगातार गर्मी पड़ेगी और अर्थ की लाइफ इज 4.4 बिलियन, तो इतनी देर में तो टेम्परेचर मिलियन ऑफ डिग्री सेल्सियस हो जाता, लेकिन नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दिस मोशन ऑफ द एयर। तो मोशन ऑफ द एयर विल ब्रिंग मॉडरेटिंग इफेक्ट ओवर द अर्थ सरफेस। राइट इट डाउन कि बिकॉज ऑफ दिस फ्लो ऑफ एयर sustainable temperature, or we could say habitable temperature over the earth surface. Motion of the air will cause habitable temperature over the earth surface. Write it down. Equator will not, tropics will not become too warm and poles will not become too cold because of this flow of the air over the earth surface and the upper surface. देखो मैं कुछ एक ज्योग्राफिकल वोकैबुलरी शब्दावली का इस्तेमाल करूंगा। दिस इज अपर सरफेस, क्योंकि सरफेस से थोड़ा ऊंचा है, 5, 10, 20 किलोमीटर की ऊंचाई है। दिस इज सरफेस। ऑलराइट, तो प्रेशर भी समझ आ गया। इक्वेटर पे लो प्रेशर, पोल्स पे हाई प्रेशर। Low pressure is loss of air, high pressure is excess of air. Low pressure is convergence of air. देखो सारी जगह से हवाएं आके टकरा रही है ना, तो low pressure is associated with the convergence loss. लो प्रेशर की खासियत लिखो। ये लो प्रेशर की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो, आपको दुनिया में साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन के कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। लॉस ऑफ एयर एंड कन्वर्जेंस ऑफ एयर। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद excess air and divergence. Excess of air and divergence. So this is how we will define high pressure and low pressure in the geographical terms. Alright, तो geographical terms में हम इनको परिभाषित करने का एक प्रयास कर रहे हैं। Alright, now the again एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट पेपरों में नहीं आएगा, ये कॉन्सेप्ट आपके बाकी के कॉन्सेप्ट की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग बनाने में हेल्प करेगा। अच्छा, अब एक और अच्छी बात सुनो। अभी तक जो हमने चैप्टर पढ़े है ना, फर्स्ट लेक्चर्स कवर किए, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर एंड द थर्ड लेक्चर, तो ये जो सारे लेक्चर्स हैं, राइट इट डाउन, दे हैव बीन द पार्ट ऑफ योर क्लास 11th एनसीईआरटी। हर लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर डाले हुए हैं, आपने उन चैप्टर नंबर को पढ़ना है। ठीक है, हर लेक्चर की क्रॉसपॉन्डिंग उन चैप्टर्स को पढ़ो एनसीईआरटी से, यू विल गेट एन फेयर आइडिया अबाउट दोस चैप्टर्स। और कॉन्सेप्ट मैंने समझा दी, एनसीईआरटी इज रिच इन कंटेंट, बट द प्रॉब्लम विद द एनसीईआरटी इज इट इज थिक इन कंटेंट, कि 500 पेजेस की बात 50 पेजेस में लिख दी है। वो 50 पेज आपको नहीं समझ आते until and unless these videos will suffice your knowledge and the conceptual understanding related to the NCERTs. NCERTs कठिन है समझने में, मैं आपके लिए सरल कर रहा हूं प्रोसेस को। ऑलराइट, तो 11वीं क्लास की एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का नाम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट किसके? फिजिकल ज्योग्राफी के। यूनिट देख लेना, इसमें क्लाइमेटोलॉजी की यूनिट्स है, डिटेल में डिस्क्रिप्शन में चैप्टर नंबर भी डाल दिया आपकी सहूलियत के लिए, उसमें से इसको देखो और समझो।
ठीक है, तो वहां से आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। ठीक है, वन मोर कॉन्सेप्ट आई विल बी डिस्कसिंग हियर इज the size of these air particles is depicting कि एटमॉस्फेयर ऊपर की तरफ को जाए। देयर इज अ टर्म आई विल बी यूजिंग इन द लेटर पार्ट ऑफ द लेक्चर इज रेयरिफाइड। रेयरिफाइड का अर्थ है एटमॉस्फेयर will become less denser with increase in altitude। ज्योग्राफी समझना कठिन इसलिए भी लगता है, देयर इज अ लॉट ऑफ न्यू वोकैबुलरी कमिंग एवरी मूवमेंट, तो ज्योग्राफी कठिन लगने लगेगा, है ना। बट यू डू नॉट नीड टू टेक केयर ऑफ, आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग एवरी न्यू टर्म इन लेंथ। ठीक है, मैं उसको पूरी क्षमता से समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको हर शब्द अच्छे से समझ आए। तो आई विल बी यूजिंग एटमॉस्फेयर विल बी रेयरिफाइड एज वी गो अप इन द एटमॉस्फेयर विल बिकम रेयरिफाइड एज वी गो अप। ऑलराइट, रेयरिफाइड का मीन से डेंसिटी घटेगी। अब सोचो जरा, यहां पे इस पॉइंट P1 पे जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा एटमॉस्फेयर का एज कंपेयर टू दिस पॉइंट। एनसीईआरटी का एक चार्ट मैं आपको समझा रहा हूं। देखो एनसीईआरटी में ना एक छोटा सा चार्ट बना के छोड़ देंगे, आपको लगेगा जी ये क्या है, ये तो कोई काम का ही नहीं है ना। लेकिन आप जब उसको समझोगे इसकी गहराई को, आपको लगेगा यार सारे क्वेश्चन यूपीएससी में, आईएएस के अंदर, पीसीएस के अंदर, एसएससी के अंदर, सब जगह, चाहे सीडीएस दो, सीएपीएफ दो, सारी जगह एनसीईआरटी से आ रहे हैं। इसलिए एनसीईआरटी को इतना फंडामेंटल बोला जाता है। सारे सब्जेक्ट सब कुछ उसी के अंदर निकलेगा, लेकिन उसको समझाना पड़ेगा टीचर को, है ना। एकदम आपको नहीं समझ आएगा। तो यहां पे प्रेशर ज्यादा है। कितना प्रेशर होता है? लेट सपोज अनुमान 1010 MB का प्रेशर होता है अर्थ सरफेस के ऊपर, अनुमान। ठीक है, हाई प्रेशर। मैं 5 किलोमीटर हाइट पे चला गया, ये प्रेशर तकरीबन रहेगा 200 MB। प्रेशर कहां से आएगा? दिस प्रेशर इज द आउटकम ऑफ, लिख लो इसको, सारे कॉन्सेप्ट फंडे क्लियर हो जाएंगे। प्रेशर इज द आउटकम ऑफ वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज द आउटकम ऑफ वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। इस वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर की वजह से आपको प्रेशर फील होगा। ये वेट यहां पे तो कम होगा क्योंकि ऊपर वाली एयर तो और रेयरिफाइड है। मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एयर इज इन बिटवीन द 5 किलोमीटर। तो यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, यहां पे प्रेशर कम होगा। तो P1, ये कल भी मैंने बताया था, P1 इज ग्रेटर देन P2। तो आप बोलोगे भैया कि अगर P1 ग्रेटर देन P2 है, अभी आपने पिछले डायग्राम में झूठ क्यों बोला कि हाई प्रेशर विल बी एक्सपीरियंस्ड? देखो इस डायग्राम में मैंने लिख दिया जी हाई प्रेशर। ठीक है, तो ये हाई प्रेशर क्यों लिखा? अभी मैंने यहां 1000 लिखा, यहां 200 लिखा और हाई प्रेशर भी बोल दिया। ये जो हाई है ये इसके रिस्पेक्टिव हाई नहीं है, इट इज कंपेयर टू इट्स प्लेन। वो 5 किलोमीटर ऊंचाई वाली प्लेन के रिस्पेक्ट हाई है, यहां पे लो है। किसके रिस्पेक्ट? नॉट विद द रिस्पेक्ट ऑफ द ग्राउंड, विद द रिस्पेक्ट ऑफ दिस 5 किलोमीटर। मींस जो ग्राउंड पे रहने वाले प्राणी हैं उनका कंपैरिजन अलग होगा, जो ऊपर उड़ने वाली चिड़ियाएं हैं उनका कंपैरिजन जमीन पे चलने वाले लोगों से नहीं होगा। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपका कंपैरिजन नीचे वालों से नहीं है, नीचे वालों का कंपैरिजन ऊपर वालों से नहीं है, उनका कंपैरिजन आपस में है। ऑलराइट, तो कंपैरिजन अपने रिलेटिव प्लेन पे होता है, चाहे जिंदगी में हो चाहे ज्योग्राफी के अंदर हो। तो कंपैरिजन इज ऑलवेज रिलेटेड विद द सराउंडिंग। कि आप कंपीट करते हो ना, अरे यार भैया बगल वाले का जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, इस बार तो रैंक निकाल जाएगा, हम ही रह जाएंगे पीछे, है ना। या बगल वाला जो है एसएससी निकाल गया, एसडीएम लग गया, हम रह जाएंगे। कौन है बगल वाला? योर सराउंडिंग। तो जो नाउ कमिंग बैक टू द कॉन्सेप्ट, प्रेशर, राइट डाउन इट, प्रेशर इज ऑलवेज कंपेयर्ड टू इट्स रिस्पेक्टिव प्लेन, जहां पे वो है।
ऑलराइट, प्रेशर इज ऑलवेज कंपेयर्ड। ये 200 MB हाई बोलूंगा मैं इधर के 5 किलोमीटर की ऊंचाई की कंपैरेटिवली। गॉट द आइडिया कि दिस प्रेशर हाई और लो विल बी मेजर्ड इन देयर रिस्पेक्टिव प्लेन, नॉट एवरीवेयर। ये सरफेस से 5 किलोमीटर वाले को नहीं कंपेयर करूंगा, इसके सराउंडिंग बड़े लेवल के लोगों की बातें, कंपैरिजन बड़े लोगों से, छोटे लेवल की कंपैरिजन छोटे लोगों से। ठीक है, जो फर्स्ट क्लास का बच्चा है वो ये नहीं कहता ना कि जो 12th क्लास में भैया पढ़ते हैं उनके मुझसे ज्यादा मार्क्स आ गए, वो कह देगा कि जो मेरी क्लास में दानिश है उसके ज्यादा मार्क्स आ रहे। तो कंपैरिजन इज ऑलवेज विद योर सराउंडिंग in life and in the geography. All right, through with this concept, now coming to the another part. Now moving ahead, अभी तक हमने मोशन ऑफ द एयर को समझा प्रेशर के डिफरेंस में, मोशन ऑफ द एयर को समझा टेम्परेचर के कारण, टेम्परेचर के कारण हवा उठी, टेम्परेचर के कारण हवा बैठी। ठीक है, प्रेशर के कारण हवा इधर उधर गई, चाहे अपर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड, लोअर टू अपर, ऐसे मोशन। ठीक है, ये एडवेक्शन कन्वेक्शन। अब एक और मोशन ऑफ एयर है कन्वेक्शनल, हवा का ऊपर और नीचे बैठा बिकॉज ऑफ द डायनेमिक फैक्टर। जब हम शब्द बोलते हैं डायनामिक, इट इज द होस्ट ऑफ फोर्सेस। वी आर नॉट गोइंग इन डेप्थ विद दिस कॉन्सेप्ट, हम इसके एप्लीकेशन ज्योग्राफी पे समझ लेंगे। ऑलराइट, तो कन्वेक्शन मोशन ऑफ एयर तकरीबन तकरीबन 25 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में जिस जोन को बोला जाता है सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन में जो कि 25 से 35 डिग्री की रेंज में है, इस जोन में एक एयर की टेंडेंसी होती है, वो टेम्परेचर से ड्रिवन नहीं है, कन्वेक्शनल मोशन है, नीचे बैठने की टेंडेंसी है, सबसाइडिंग, नीचे बैठ जाती है अपने आप एयर। क्यों? डायनामिक फैक्टर। कौन सा फैक्टर जी? शेप ऑफ द अर्थ। आप ये समझ लो, शेप ऑफ द अर्थ, नीचे हवा बैठ जाएगी। नीचे हवा कभी भी बैठी तो आपको पता है क्या बनाती है? हाई प्रेशर। तो ये जो कन्वेक्शनल मोशन है ये ड्रिवन बाय द डायनेमिक फैक्टर है। मैंने बताया था कन्वेक्शनल दो कारणों से होता है। जस्ट स्क्रॉल थ्रू योर डायग्राम्स, है ना, जो मैं बता रहा हूं, आपने सारे फ्लो चार्ट बनाए हुए हैं अपने रजिस्टर के अंदर, तो आप देखोगे ये जो कन्वेक्शनल है ये टेम्परेचर से ड्रिवन है, अदरवाइज डायनेमिक फैक्टर। तो अब एयर अचानक से इक्वेटर से उठी लेकिन 30 डिग्री पे जमीन पे बैठ गई, जाना था पोल्स पे, 30 डिग्री पे बैठ गई और वहां हो गया सबसिडेंस। सबसिडेंस होते ही जमीन पे बन गया हाई प्रेशर। जैसे ही हाई प्रेशर बना, एक और जगह डायनेमिक फैक्टर ने रोल प्ले किया, वो था 60 से 65 डिग्री के नॉर्थ और साउथ में, अगेन शेप ऑफ द अर्थ। यहां उल्टा हो गया, 30 पे एयर बैठ रही थी, यहां पे एयर स्टार्ट राइजिंग। देखो नेचर ने ना हर चीज के बैलेंस बनाए, हर चीज के काउंटर है, मेल का फीमेल, है ना, बरसातों का ड्राइनेस। ऐसे ही जब भी एयर राइज करेगी सबसाइड जरूर करेगी, सबसाइड करेगी तो राइज करेगी। कन्वेक्शनल मैंने टेम्परेचर के कारण दो बताए थे, इक्वेटर में गर्मी पड़ी हवा उठी, तो अगर पोल्स में गर्मी नहीं पड़ी ठंड पड़ी तो हवा बैठी, तो राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ एयर, ये सब पैरेलल चलेगा। ठीक है। दूसरी बात एडवेक्शनल, अगर पोल्स से ठंडी हवा इक्वेटर पे आ गई तो इक्वेटर से भी गर्म हवा पोल्स पे जाएगी, तो दोनों सर्कल होगा। ठीक है। ऐसे ही अगर डायनेमिक फैक्टर के कारण कहीं पे एयर बैठेगी तो जरूर दुनिया में कहीं एयर उठेगी। तो सब कुछ पेयर में, हमने 6 पेयर देख लिए। कन्वेक्शनल के टेम्परेचर के कारण राइजिंग एंड फॉलिंग, कन्वेक्शनल के डायनामिक फैक्टर के कारण राइजिंग एंड फॉलिंग, एडवेक्शनल प्रेशर डिफरेंस के कारण
हवा का इधर से उधर जाना, उधर से इधर आना। ऑलराइट, तो दिस इज द थिंग, राइजिंग ऑफ द एयर एट 60 डिग्री बिकॉज ऑफ द डायनेमिक फैक्टर शेप ऑफ द अर्थ। अचानक से हवा उठने लग गई 60 डिग्री पे, ऐसा लगेगा कि वो अर्थ को छोड़ के कहीं बाहर चली जाएगी, अपर एटमॉस्फेयर में लॉस्ट हो जाएगी। होगा नहीं, ग्रेविटी वापस खींच लाएगी, जैसे एयर जाएगी ग्रेविटी फिर नीचे खींच के लाएगी। ऑलराइट, तो यहां पे जो एयर ऊपर की तरफ को गई, इसको बोला जाता है स्प्रिंकलिंग आउट। स्प्रिंकल देखा ना आपने पानी का, आप एक बॉल को पानी में भिगा दो और ऐसे रोटेट करो, है ना, उसमें से पानी की जो छींटे हैं, ड्रॉपलेट्स विल कम आउट फ्रॉम दैट बॉल, स्पिनिंग बॉल। तो इसको बोला जाता है स्प्रिंकलिंग इफेक्ट ऑफ एयर या स्प्रेडिंग आउट। किस जोन में बा? 60 to 65 डिग्री। इसका एक और नाम रख सकते हैं, ट्रॉपिक्स के थोड़ा सा बाहर सब ट्रॉपिक्स, पोल्स के थोड़ा सा बाहर। 60 डिग्री के पास में पोल्स आ जाता है, फ्रिजिड जोन, कल पढ़ा हमने। उसके थोड़ा सा 65 कौन सा है? सब पोलर। तो ये हो गया सब पोलर। एयर का लॉस होना, ऊपर को उठना, लो प्रेशर का बनना। कल के लेक्चर में आप देखोगे कि सारे वर्ल्ड का एयर सर्कुलेशन सिस्टम, साइक्लोन का कॉन्सेप्ट, एंटी साइक्लोन का कॉन्सेप्ट, बारिश होने का कॉन्सेप्ट, और पूरी दुनिया में रेगिस्तान बनने का कॉन्सेप्ट, डेजर्ट्स का कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, और दुनिया में बारिश के कॉन्सेप्ट भी समझेंगे कि पूरी दुनिया में फिक्स्ड जगह है जहां बारिश होती है, पूरी दुनिया में फिक्स्ड जगह है जहां पे डेजर्ट बनेंगे कल को। ठीक है, तो एवरीथिंग इज प्लान्ड। ठीक है, तो नेचर ने बहुत चीजें बैलेंस करी है। ठीक है, तो ये सारा बैलेंस का पार्ट है कि अगर राइज करेगी फॉल करेगी, फॉल करेगी तो राइज करेगी, तो एवरीथिंग विल बी कॉम्पनसेटेड इन द अर्थ, है ना। अगर जन्म हुआ है तो मरोगे, है ना, मेहनत करोगे तो आईएएस बनोगे, है ना, एफर्ट मारोगे तो एग्जामिनेशन क्लियर करोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करोगे। तो चलो ठीक है, लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक कि हमने देखा कि कन्वेक्शनल और दो कारण से हो जाता है डायनेमिक फैक्टर, एयर ऊपर को उठेगी और नीचे को बैठेगी, ये उनके लैटिट्यूड्स है। ठीक है, नाउ आई एम मेकिंग अ डायग्राम ऑफ द अर्थ, जिसमें अब मैंने देखा कि पूरी दुनिया में इतनी सारी खिचड़ी अभी हमने पका दी, इनको थोड़ा सा कंसोलिडेट करें और सिंप्लीफाइड करें। नाउ द टॉपिक कम्स प्रेशर बेल्ट ऑफ द अर्थ। इस प्रेशर बेल्ट ऑफ द अर्थ में आप देखो, इक्वेटर में पड़ी जी बहुत गर्मी, इक्वेटर में बन गया लो प्रेशर। पोल्स पे पड़ी जी बहुत सर्दी, पोल्स पे बन गया हाई प्रेशर। क्लियर? लो प्रेशर बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, राइजिंग कन्वेक्शनल करंट्स। हाई प्रेशर बना बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर, सबसाइडिंग कन्वेक्शनल करंट्स। क्लियर फंडा? अब हमने देखा अचानक से 30 डिग्री पे, ये 0 डिग्री, तकरीबन 25 से 35 डिग्री एयर आके बैठ गई। कौन सी एयर? जो यहां से उठी थी वो यहां पे आके बैठ गई। जस्ट लुक एट द डायग्राम। मैं डायग्राम बनाऊंगा, पॉज द वीडियो, ड्रॉ योर डायग्राम, देन अगेन रीस्टार्टेड, फिर समझो। मेरे डायग्राम को देखते रहो, इस टाइम मत लिखो। जैसे मैंने एक बार जैसे फिर पॉज करो, फिर लिखो, डायग्राम बनाओ, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, तो ऐसे पॉज कर करके कॉन्सेप्ट को समझो, डिक्टेट कुछ नहीं करेगा अपन लोग, ठीक है, केवल समझेंगे। अगेन एयर विल सेटल डाउन, wherever there is settling of air, high pressure will be there. So high pressure will be formed, a pressure belt will be formed of high pressure in both the hemisphere. Because of the ये subsiding air, because of dynamic factor. Same subsiding air because of dynamic factor. Alright, now again at 60 to 65 degree,
rising air because of dynamic factor, rising air because of dynamic factor. तो राइजिंग एंड फॉलिंग, अब ये सारे कनेक्ट होने लगेंगे, एयर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। कैसे जी? यहां से राइज हुई, यहां चली। आई विल अगेन मेक अ नीट डायग्राम, ऑलराइट, ये समझो बस। तो अब पूरी दुनिया में प्रेशर बेल्ट शेप में आ गई, पूरी दुनिया में प्रेशर बेल्ट शेप में आ गई। कैसे जी? हाई लो हाई लो हाई लो, 7 प्रेशर बेल्ट है पूरी दुनिया में। और एयर, एडवेक्शनल एयर, अब ये जमीन पे बन गई प्रेशर बेल्ट, कहीं पे जमीन में एयर उठ रही है, कहीं पे जमीन में एयर बैठ रही है, ये सब चल रहा है पूरी दुनिया में। तो जहां एयर बैठी वहां से कहीं जाएगी भी, क्योंकि एकदम से आगे बैठ गई, अब एयर स्प्रेड आउट हो जाएगी। कहां होगी? यहां पे बैठी एयर स्प्रेड आउट होगी, ये देखो कहां को गई, उसने देखा लो प्रेशर का है, वहां जाएंगे भैया। पानी है ना, पानी माउंटेन्स पे बारिश हुई और पानी बहता हुआ नीचे प्लेन्स में, और नीचे प्लेन से डेल्टा में, तो ऐसे प्लेन्स, प्लेन से डेल्टा। तो ये सेम एयर के साथ वो हाई प्रेशर पे बैठी और धीरे धीरे और लो प्रेशर की तरफ को चलेगी, स्प्रेड आउट होगी दोनों दिशाओं में। तो ये जो एयर का स्प्रेड है, इसको बोला है एडवेक्शनल मोशन। एडवेक्शन मोशन सारी जगह यही चल रहा है दुनिया में। एडवेक्शन मोशन, ऑलराइट। तो इस तरीके से एयर चल रही है। तो ये सारी एयर सर्कुलेशन सिस्टम, प्रेशर बेल्ट। इन द टुमारोज क्लास वी विल बी पिकिंग, पहले मैं फिर से डायग्राम दिखाऊंगा आपको, लास्ट क्लास के वीडियोस देखेंगे और फिर हम जो है एयर सर्कुलेशन सिस्टम में मूव कर देंगे। ठीक है, इन सारे क्लासेस को रिकॉल कीजिए, इन डायग्राम्स को बार बार देखिए, यू विल गेट एन फेयर आइडिया अबाउट दी प्रेशर सिस्टम। ठीक है, कल फिर से मैं एक बार प्रेशर सिस्टम रिपीट करूंगा, देन वी विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द एयर सर्कुलेशन सिस्टम। ऑलराइट, चलो, थैंक्स अ लॉट।